नमस्कार, मेरा नाम कुसुम माहेश्वरी और आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के करीब अंतिम पड़ाव पर और उसका नाम है वेलफेयर इकोनॉमिक्स पे पहुंच गए हैं। तो ये तो नहीं कहेंगे कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को सब कवर कर चुके हैं, लेकिन काफ़ी हद तक हमने चीज़ों को टच कर लिया है। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स पे एक सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स होता क्या है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं और इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो उसकी बात हम आज की वीडियो में करेंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि पहले पेरेटो, पिगू और बर्गसन सिमुलसन करने से पहले आप ये वीडियो ज़रूर देखें। तो बात करते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या होती है। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच। क्यों कहा? क्योंकि ये जो है, जो हमने अब तक मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स को पढ़ा है और उस इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा कि हाँ जी, प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे होती है, किसी फैक्टर की प्राइसिंग कैसी होती है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ डिफरेंट पढ़ने जा रहे हैं। और वो क्या है कि वो ये है कि ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक सिचुएशंस में, कि अलग अलग तरीके के इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं, उनमें जो है हमें इवेल्युएट करना है, उन अलग अलग सिचुएशंस को इवेल्युएट करना है, उनका मूल्यांकन करना है इस बेसिस पे कि लोगों का वेलफेयर कितना है, बट ज़्यादा है कि कम है ना। दो सिचुएशंस में मान लीजिए किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, तो हमने ये इवेल्युएट करना है। तो सोसाइटी के वेलफेयर को, या फिर आप ये कहें सोशल वेलफेयर को, जिसको हम कह देते हैं सामाजिक कल्याण। तो सामाजिक कल्याण के विषय में जो है, ये मान लीजिए कि एक इकोनॉमी जो है W लेवल पे है, सोशल वेलफेयर के W लेवल पर है। तो हमने ये बताना है वेलफेयर इकोनॉमिक्स में, हम ये स्टडी करेंगे कि और यदि वो W स्टार तक पहुंच सकती है गिवन रिसोर्सेज से, जो रिसोर्सेज उसके पास है उससे W स्टार पे पहुंच सकती है, तो वो कौन से तरीके हैं जिनसे कि वो W स्टार पर पहुंचे। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे। तो अब पहले सोशल वेलफेयर को थोड़ा समझते हैं। सोशल वेलफेयर का मतलब है, सब्जेक्टिव टर्म है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में अंतर आपको पता होगा। इन केस नहीं भी पता तो मैं बताऊं, सब्जेक्टिव का मतलब व्यक्तिनिष्ठ, यानी एक एग्जांपल से आप इजीली समझ लेंगे कि जैसे मैं आपसे ये कहती हूँ कि जो है ताजमहल आगरा में है। अब इसका कोई और दूसरा जवाब नहीं है, ताजमहल वाकई आगरा में है, ये एक ही है। आपसे पूछा किसी ने कि ताजमहल कहाँ है, तो आगरा में है, सिंपल है। तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न है, ठीक है। अब सब्जेक्टिव टर्म क्या होती है? सब्जेक्टिव है कि यदि मैं ये कहूँ कि जिंदगी में एक बार सबको ताजमहल देखना चाहिए जब मैं ये कहती हूँ तो आप लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, राइट, है ना। क्यों देखना चाहिए? कुछ कहेंगे कि हाँ बिल्कुल सही कहा है, कुछ कहेंगे नहीं, गलत कहा है, या जो भी आपकी हर एक की अपनी राय होगी। तो जहाँ सब्जेक्टिविटी आ जाती है, जहाँ व्यक्ति और उसका विचार आ जाता है, वहाँ पर सब्जेक्टिविटी आ जाती है। तो ये एक सब्जेक्टिव टर्म है कि आप खुश हैं, संतुष्ट हैं, आप जो है आपको अच्छा फील हो रहा है, नहीं फील हो रहा है। तो ये कोई भी मतलब एक सिचुएशन में दो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। तो ये जो है सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी, वेलफेयर, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और वेलफेयर के बारे में इतनी सी बात ज़रूर ध्यान रखना कि ये जनरल वेलफेयर नहीं है, सामान्य कल्याण की बात नहीं कर रहे, इकोनॉमिक वेलफेयर की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर इकोनॉमिक्स में जो हमारा सब्जेक्ट मैटर होगा वो इकोनॉमिक वेलफेयर से रिलेटेड होगा। मतलब कि इकोनॉमिक वेलफेयर जिसको कि मनी से मेजर किया जा सकता हो, या मार्केट में जो एक्सचेंज हो सकती हैं वस्तुएं, उनसे, उनकी प्राप्ति से, उनके अटेनमेंट से आपको क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसके बारे में जो है ये बात की जाएगी। तो ये हो गया सोशल वेलफेयर। अब इसमें हम और क्या क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं जाननी। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर पॉलिसी, इस सब्जेक्ट में जो है पॉलिसी रिकमेंडेशन दिए जाते हैं, सिफारिशें की जाती हैं मैक्सिमम इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए, है ना, कि हम कहाँ कैसे पहुँचे। दूसरी बात है, ये नॉर्मेटिव स्टडी है। मैंने पहले ही कहा ये पॉजिटिव स्टडी वो थी जो हम अब तक करते आए हैं, ये नॉर्मेटिव है। नॉर्मेटिव स्टडी का मतलब होता है कि हम ये जानें कि क्या होना चाहिए जो है, उसके अलावा हमें ये जानना है कि क्या हो जिससे कि समाज की और बेहतरी हो सके। तो इसीलिए इसको पिगू कहते हैं कि फ्रूट बेयरिंग साइंस है ये, यानी कि ह्यूमन व्यक्ति के कल्याण के लिए काम करती है। इसको
फ्रूट बियरिंग साइंस का, और उसको वो कहते थे लाइट बियरिंग साइंस। तो यहाँ पर इस साइंस के अंदर जो है 2 शब्द बहुत बार बार सुनेंगे आप, उनका जिक्र यहीं कर देते हैं ताकि आपको इजी लगेगा। इंटरपर्सनल कंपैरिजन, तो अधिकतर जो है उसमें कहा जाएगा कि इंटरपर्सनल कंपैरिजन नहीं होगा या नहीं अलाउड। तो ये क्या चीज़ होती है? इंटरपर्सनल कंपैरिजन का मतलब है अंतर्वैयक्तिक तुलना, यानी 2 लोगों के बीच में जो है तुलना, उनकी यूटिलिटी को लेकर, उनके सेटिस्फेक्शन को लेकर क्या तुलना की जा सकती है कि एक ही चीज़ के यूज़ से मुझे कितना अच्छा लग रहा है और आपको कितना अच्छा लग रहा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि हाँ जी तुलना पॉसिबल है, ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं कि तुलना पॉसिबल नहीं है। अब उसका कारण क्या पॉसिबल नहीं है? दूसरी बात है, ये स्टडी को जो है अनसाइंटिफिक बना देता है। तो उसका कारण है वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट अब क्या होती है? वैल्यू जजमेंट का मतलब है जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सम सेट ऑफ वैल्यूज। हम सारा दिन में कितने बार जज करते हैं लोगों को, सिचुएशंस को, प्रधानमंत्री को, देश को, अर्थव्यवस्था को, सबको जज कर रहे होते हैं। तो वो किस बेसिस पे कर रहे होते हैं? कोई ना कोई वैल्यू सेट होता है जिसके बेसिस पे हम किसी चीज़ को अच्छा या बुरा कहते हैं। अब यदि हम कहें कि पंजाब में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बिल माफ़ है ना, इतने यूनिट्स तक बिल माफ़ है, तो कुछ लोग कहेंगे कि ये बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग कहेंगे कि ये गलत है, इससे टैक्स पेयर पे बर्डन पड़ता है। तो हर एक का अपना अपना वैल्यू सेट है जिसके बेसिस पे वो जजमेंट करते हैं किसी भी चीज़ की। अब ये बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है, इसलिए ये अनसाइंटिफिक हो जाता है, इसलिए वैल्यू जजमेंट का भी विरोध किया जाता है। हालांकि बाद की कुछ थ्योरीज आई, उनमें वैल्यू जजमेंट को जगह दी गई एक एक्सप्लिसिट वैल्यू जजमेंट को, यानी कि बाहर से कुछ चीज़ों को हमने कह दिया कि हाँ जी ये सेट ट्रेंड है, ये सेट स्टैंडर्ड्स हैं जिनके बेसिस पे आप वेलफेयर को मेज़र कर सकते हो, ठीक है। वैसे इन दोनों के बगैर जो है वेलफेयर इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ना जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं वेलफेयर के मेजरमेंट की। तो मेजरमेंट यानी इसको मापना कैसे, इससे रिलेटेड हमारे 5-6 क्राइटेरियाज हैं, जिनमें से जो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं जैसे पेरेटो का हो गया, पिगू का हो गया, बर्गसन सैमुअल्सन का हो गया, कैल्डर और हिक्स का हो गया, तो वो उनको हम जो है आने वाली सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। तो उनको देखने के लिए आप बने रहें। थैंक यू सो मच। अपनी तैयारी अच्छे से करें, खुश रहें और स्माइल रखें अपने फेस पर हमेशा।